हेलो बच्चों, हेलो, गुड आफ्टरनून, हेलो, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम वेलकम यू ऑल, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, एवरीवन इज ऑन टाइम, यस एवरीवन। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बेसिकली। अच्छा, क्लास के अलावा अगर कुछ सवाल पूछना हो ना, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आज पढ़ाने दो, इनफैक्ट हर दिन पढ़ाने दो। क्लास के बाद ना यू विल एंड आवर क्लास एट 5:30, है ना। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपको जो बातें करनी है कर लें, ठीक है। मुझे पता है नवाब सर आए तो बहुत सारी इधर उधर की बातें करेंगे आप लोग, सर ये अभी नहीं डला है, ये नहीं डला है, वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। उससे रिलेटेड बात करें। आज पहला दिन है, एटलीस्ट ना आज पढ़ते हैं, मजेदारी तरह से पढ़ते हैं, बिल्कुल। लेट अस स्टार्ट, ओके, लेट अस स्टार्ट। जैसा कि मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ने के लिए अपने कॉपीज वगैरह बना लिए होंगे ना। हाँ सर, कॉपीज वगैरह बना लिए होंगे। चैट सेक्शन ले लेते हैं जरा राइट साइड में। जिसको भी डॉट हो तो बिंदास वो अपना माइक ऑन करके बता सकता है, ओके। माइक ऑन करें, बिल्कुल। अभी बच्चे कम है, आप लोग बहुत सुधरे लोग हैं, बड़े आराम से बना सकता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर, मेरे हिसाब से दैट इज इंडिपेंडेंट। पहला चैप्टर मैंने ऐसा इसलिए लिया तो कि मैंने इंट्रोडक्टरी में भी बताया था कि मैं ये इंडिपेंडेंट चैप्टर, पहला चैप्टर जो ले रहा हूं, इससे ये होगा कोई बच्चा अगर लेट से भी हमारे पास ज्वाइन कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज अगर इसका लेना देना आगे जाके किसी चैप्टर से नहीं। द चैप्टर नेम इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका आगे की किसी चैप्टर से कोई इंटरलिंक्ड नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग एनटीएससी और बाकी ओलंपियाड से और डेप्थ लेवल के सवाल अगर बनाए जाए तो मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा फिलहाल। बच्चे जुड़ेंगे, उम्मीद है और भी बच्चे हमारे साथ इंशाल्लाह जुड़ते रहेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर ना, पहले मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहला चैप्टर आप मेरे से पढ़ेंगे। सीक्वेंस मेरे हिसाब से रखना, मैं ओवरव्यू से भी दूंगा चैप्टर। सब बच्चे जानते हैं कि नवाब साहब पढ़ाते डायरेक्ट कूद नहीं जाते हैं, मैं ओवरव्यू देता हूं चैप्टर का। मैं अभी आपको चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी। बिफोर दैट आई वांट टू शेयर यू अ स्टोरी, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। शायद जो बच्चे पुराने मेरे से जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते होंगे। नवाब सर से आप पढ़ रहे हैं तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना यार, कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए। तो आई ऑलवेज स्टार्ट माय लेक्चर विद अ स्टोरी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इन लोगों को पहले शायद 7-8 महीना पहले सुनाया होगा, तो ये लोग भूल गए होंगे, तो इसको याद भी कराना जरूरी है। एक बार क्या होता है कि ना, एमबीबीएस का फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर था। फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर वाज देयर। एमबीबीएस का फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर। सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि यार पहला दिन है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके निकालना, है ना, बहुत बड़ी बात होती है इतने लोगों में, ठीक है। तो सब बच्चे एकदम अपने में दोस्ती यारी गप्पे वप्पे मारने में एकदम बिजी थे। अचानक क्लास में टीचर इंटर हुआ। एनाटॉमी की क्लास चल रही थी ना, एनाटॉमी की क्लास थी, एनाटॉमी। एनी वन ऑफ यू कैन टेल व्हाट इज एनाटॉमी? हु विल एक्सप्लेन? ठीक है। हाँ, नान कह रहा है, 3 बार सुन चुके हैं, लेकिन मैं बार बार सुनाऊंगा ना, ताकि आपके अंतरात्मा को शांति मिलते रहे। आप लोगों ने मेरे से इतनी बार जुड़े हुए हैं। मुनाफ हेल्प करेंगे। हाँ मुनाफ, व्हाट इज एनाटॉमी? बाइसेक्शन study of human body. स्टडी ऑफ Human body. ह्यूमन बॉडी। सेक्शन होता है उसमें। सर एनिमल बॉडी का भी स्टडी ऑफ डॉग बॉडी Exactly, this is not the human body, animal body बोले ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एनिमल बॉडी के इंटरनल ढांचा, स्केलेटल की स्टडी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। आप लोग जो भी बायोलॉजी में चीजें पढ़ोगे उसका आगे भी फर्दर बहुत क्लासिफिकेशन हो जाएगा। जैसे इसका भी नजराना पेश करूंगा। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो, इसकी क्या जरूरत है आगे जाके होने वाली है, ताकि आपके अंतरात्मा को शांति मिले। तो एनाटॉमी की क्लास थी, एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर था। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। एनाटॉमी की क्लास थी। टीचर क्लास में इंटर हुआ, बच्चे शांत। पता नहीं कैसा टीचर मिला होगा, नवाब सर की तरह कोई खड़ूस खड़ूस टीचर मिल गया तो बच्चे पहले दिन में एकदम शांत रहते हैं ना, पता नहीं कैसा टीचर। क्लास में इंटर हुआ टीचर, सब बच्चे शांत। सामने गया, टेबल पे एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा, अ डॉग वाज देयर, ठीक है। तो एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था। उसने क्या किया, कुत्ते के नाक में उंगली की और टेस्ट किया। कुत्ते के नाक में उंगली की और टेस्ट किया। अब बोला कि जैसा मैंने किया है, शांत रहो, जैसा मैंने किया है वैसा सब लोगों को करना है, सब लोग वैसे ही करो। अब बस हम कर देंगे सर। ना ना, तुम मत करो, तुम समझ रहे तुम क्या करोगे। तुम भी पहली बार में वही काम किए थे बेटा, जब हम आपको सुनाए थे ये कहानी। तो सबने बस, भाई टीचर था भाई, पहली क्लास थी, फर्स्ट इंप्रेशन था भाई, तो सबको ये बात समझ में आ रही थी कि नहीं करना तो है भाई। मेडिकल में पता नहीं क्या क्या चीजें टेस्ट करानी पड़ती हैं, ठीक है। तो
सब लोगों ने कुत्ते के नाक में उंगली किया और टेस्ट किया, ठीक है। जब सबने कर लिया, मेडिकल में लड़कियां बहुत सारी होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3:2 का रेशियो चल रहा होता है। 150 लोग हैं तो मालूम चला कि 100 लड़कियां हैं और 50 लड़के हैं, इसलिए लड़कों को भी थोड़ा और इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है कि चलो अब करना तो एमबीबीएस ही है यार, कुछ मिले ना मिले कुछ तो फायदा मिलेगा आगे जाके, है। तो एक और अगर मामला सेट करना है तो ये फायदा एमबीबीएस का और ज्यादा होने वाला है। बहरहाल अब जोक सपाट, तो जब सबने कर लिया तो टीचर गया सामने, बोला कि बेटा आज आप अपने लाइफ का, स्टूडेंट लाइफ का, इनफैक्ट ये लेसन है, मैं हर स्टूडेंट के बारे को ये मैं बात बताना चाहता हूं, आज अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखोगे स्टूडेंट लाइफ का, जिसको कहते हैं अटेंशन। अगर आप लोग मेरे डिमॉन्स्ट्रेशन को बहुत अच्छे से सुने होंगे या देखे होंगे तो मैंने कुत्ते के नाक में उंगली ये वाली की थी और टेस्ट मैंने ये वाला उंगली किया था। अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो जाके इस बात को समझेंगे कि मैंने कुत्ते के नाक में उंगली ये वाली बताता हूँ और टेस्ट भी मैं आपको इस वाले उंगली से कर रहा हूँ, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लासरूम में अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। इसलिए अटेंटिव होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने टीचर ने अपने पूरा एक्सपीरियंस, 13 साल होने को है अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपीरियंस गेन करते करते 13 साल होने को, और इस 13 साल में मैं अपने पूरी की पूरी जितनी भी चीजें सीखा हूं उसको चाहूंगा कि जितने कम लेक्चर में जो आउटलाइन दूंगा मैं, इतने में आपको सिखा जाऊं। तो बहुत यूनिक चीजें मैं आपको बताया करूंगा, ठीक है। अब अगर आप क्लासरूम में अटेंटिव नहीं रहे, जैसे कुछ लोग यहाँ पे चैट सेक्शन में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ उनके चैट को देख कर ही। तो कुछ जिंदगी में 9वीं क्लास में बहुत चैट खेल लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लोगों को यार चैट करने में भी तो डिस्ट्रैक्शन जाता होगा ना यार, बिल्कुल जाता होगा, ठीक है, बिल्कुल जाता होगा आप लोगों को। तो अटेंशन आपका गायब होता है। आप जब डॉट पूछ रहे हो, जब आपसे मैं बोलता हूँ भाई किसको डॉट है तो पूछो आप, तो वो एक ज्यादा अच्छा है। तो आप ऑनलाइन को भी यूजफुल वे में लिया करो। हाँ, मेरे को एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं, हंसते रहो, एक्सप्रेशन दो, मेरे को मजा आएगा कि आप क्लासरूम में अटेंटिव हो, आप हाय हेलो वगैरह सब करते रहो ना, हंसते हुए चेहरा अच्छे लगते हैं, ये मेरे को अच्छा लगेगा यार। क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि सामने बैठा हुआ बंदा एकदम मजे है ना, मैथ्स को बोरिंग नहीं होने देना है। तो अपन नवाब सर मतलब मैथ्स बोरिंग नहीं भाई, मैथ्स को एंटरटेनिंग करके पढ़ेंगे अपन लोग। तो इसलिए क्लासरूम में अटेंटिव जरूर रहना लोग। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये वो क्लासरूम में अटेंटिव रहते थे और बहुत दिन रात खेलता था, दिन रात नहीं मात्र 2 घंटे पढ़ा करता था। 9th-10th की बात है, अपने स्कूल को टॉप करता था, लेकिन खेलना बंद कर दिया, स्कूल टॉप होना बंद हो गया भाई। मतलब खेलना भी जरूरी है, माइंड को पीस देने के लिए, शांति देने के लिए खेलो। ये नहीं कि बैठ के भाई गेम चम खेल रहे हैं, पबजी सब्जी वाला गेम। थोड़ा आउटडोर गेम खोलो तो मामला थोड़ा सेट हो गया है, थोड़ा बहुत खेलने कूदने वाला, या घर में इंडोर गेम्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अटेंशन आपको बहुत जरूरी है, क्लासरूम में अटेंटिव रहा करें, आप बहुत सारी चीजें सीख सकेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। एंड जस्ट एन ओवरव्यू, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, पहली बात, ये एनसीईआरटी क्लास 10th का, एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 बनने वाला है आपका। होपफुली जहां तक मुझे पता है ये टर्म 2 में आपका आएगा। सीबीएसई वाले बच्चे फर्स्ट से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरी मर्जी। देखो, फर्स्ट इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी ओवरव्यू दिया था कि अगर फर्स्ट से शुरू करूंगा तो फर्स्ट इज ए नंबर सिस्टम चैप्टर, है ना, दैट इज रियल नंबर चैप्टर। रियल नंबर की जरूरत मेरे को पॉलिनोमियल में भी होती है, रियल नंबर की जरूरत मेरे को और भी बहुत सारे चैप्टर्स में होंगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे का वो छूट रहा तो नुकसानदेह है उसके लिए, है ना। इसलिए मैंने पहला एक इंडिपेंडेंट चैप्टर, 2 चैप्टर मैथ्स क्लास में आपके क्लास 10th में एकदम इंडिपेंडेंट है, जिसका लेना देना किसी भी चैप्टर से नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे चोच भी नहीं लगाऊंगा कि इसको आने के लिए आपको क्या आना चाहिए, मतलब पहले क्या पढ़ के आओ, मैथ्स कमजोर थी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं तुम्हारी मैथ्स से एंटरटेनमेंट यहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ, मोहब्बत जगा सकता हूँ यहाँ पे मैथ्स से। वरना अगर मैं कोई चैप्टर लेता मान लीजिए पहला चैप्टर में लेता आपका रियल नंबर ही, और वहां पे मैं बोलता देखो 9वीं क्लास में ये पढ़ के आए होगे, अब बच्चा जो 9वीं ना पढ़ के आया तो मैं ऐसे चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ। पहले ना ऑब्वियस बात, प्यार मोहब्बत जगाना जरूरी है ना दोस्त, सब्जेक्ट से मोहब्बत ही नहीं जगाऊंगा, आप मैथ से डरना शुरू कर दोगे। तो इसलिए मैंने एक इंडिपेंडेंट चैप्टर लेना चाहा, और ऑब्वियस बात है सिलेबस तो हम टाइम से पहले आपका फिनिश करेंगे। अभी 1.5 घंटे की क्लास बाकी, अभी तो 1 घंटे क्लास, 1 घंटे 10 मिनट क्लासेस चलेंगे ड्यूरिंग रमजान। उसके बाद 1.5 घंटे में स्पेसिफिक एवरीथिंग है ना, हम लोग 1.5 घंटे के हिसाब से मेरे सारे लेक्चर्स डेवलप्ड है,
डीपीटीज भी उसी हिसाब से। तो अब आप लोग सोचोगे आज जो पढ़ाऊंगा उसके लिए मेरे को स्पेसिफिक अलग डीपीटी बनानी पड़ेगी। तो लास्ट ईयर भी मैंने जो बेदार बैच में पढ़ाया था उसमें भी 1.5 घंटे का लेक्चर था, नहीं 2 घंटे का लेक्चर था। लास्ट ईयर जब बेदार शुरू किया तो 2 घंटे मैथ्स पढ़ाता था, क्योंकि सिर्फ मैथ्स से मैंने शुरुआत किया था अपना इमेज क्लासेस। तो सिर्फ मैथ्स पढ़ते थे बच्चे मेरे से, 165 बच्चे जुड़े हुए थे उसमें। तो 2 घंटे मैथ्स सिर्फ क्लास होती थी, बाकी सब गाइडेंस। फिर टीम बनाता गया, उसके बाद फिर मैंने लॉन्च किया अच्छे से। तो बहरहाल स्टार्टिंग में एथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज एन इंडिपेंडेंट चैप्टर, और साथ साथ एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? वो शुरू कर दो। ये ऐसा चैप्टर, इसमें गिनती के 3-4 फॉर्मूले हैं, और कभी किसी के नोट से उठा के पढ़ना समझना चाहो तो समझ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री अगर समझना चाहो तो नहीं समझ पाओ। तो ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू कर सकता था मैं आपको चाहूं तो 11th 12th की चीजों से भी झुमा सकता था ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन नहीं, एक आसान चैप्टर उठाया जहां पे बच्चों को डर नहीं लगता है। ये आसान चैप्टर है आपके क्लास 10th का। अभी जो भी आपके सीनियर्स हैं या फिर ओवरव्यू आप एक जाके नेट पे भी सर्च करना विच इज द इजीएस्ट चैप्टर, तो आपको ये दिखेगा। तो बढ़िया ना भाई, क्रिकेट सिखाना है मेरे को, पहले मैं जो यॉर्कर मारना शुरू कर दूं, बोलेगा भाई ना खेल रहे जा, वैसा वाला नहीं होने का ना, इसलिए मैंने ये चैप्टर शुरुआत किया दोस्तों, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे बहुत हार्ड है। क्या ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत हार्ड है चैप्टर है। आप सर से पढ़ी हो तुम? नो सर। नो सर, आसान है। अभी देखो आसान है, अभी से आसान लगने लगा लोगों को। अभी पढ़े ना, क्योंकि डर पैदा होता है टीचर से, सिस्टम से दिखता है। सामने टीचर आपको वैसा सिखाएगा तो आपको डर लगने वाली बात ही नहीं। कितने बच्चों से ना ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, जब मैं उनको पढ़ाने के बाद पूछता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से डर क्या हुआ, तो सब गायब, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री से डराया जा रहा है। तो मैं हूं ना, क्या टेंशन ले रहे हो। लेट अस स्टार्ट विद दिस ना। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है ना वो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन इसी का एक्सटेंशन क्लास 11th में है। सुन ले जरा बच्चों अच्छों से, अगर जिसका ये चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अगर उसका अच्छा नहीं हुआ अभी तक, तो इसका कनेक्शन टिल 9th तो नहीं था, क्लास 10th में इसकी जरूरत, क्लास 11th में, ये क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 आएगा, चैप्टर नंबर 9, और उस चैप्टर का नाम होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। ऐसा मैं इसलिए भी करता हूं क्योंकि आप आगे जाके सीरियस हो जाओ कि अगर मेरा आगे जाके मैथ्स लेना है, ठीक है, तो ये वाला तो एकदम तगड़े से पढ़ेंगे क्योंकि मेरे आगे जाके 11th क्लास में भी काम आने वाला है। अच्छा, जिसको बायोलॉजी यानी नीट भी लेना है, इसमें इतने तगड़े तगड़े फॉर्मूले आएंगे जो मैं एडिशनल आपको बताऊंगा, आपके बायो में भी वो यूज होंगे, ठीक है। देखेंगे उस वक्त कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे। तो एक बात, अच्छा ये जो चैप्टर, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का पोर्शन आता है। जब क्लास 11 12th में आप जाओगे तो पूरे मैथ्स को 4 यूनिट में बांट दिया जाएगा। सबसे पहला पार्ट आएगा दैट इज अलजेब्रा, अलजेब्रा का पोर्शन, जहां पे आप अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट चैप्टर, दैट इज अलजेब्रा का पोर्शन 11 12th में अलजेब्रा। दैट इज वी हैव नेक्स्ट वे कैलकुलस। ये हो सकता है आपको मैं 11वीं अभी 10वीं में कैलकुलस से मिलवा दूं, क्योंकि मेरे को आपको मैथ्स के अंदर ये सब बातें मैंने स्टार्टिंग के डेज में नहीं बताई, कि करीबन ऐसे 15 टॉपिक्स हैं। नीट वाले बच्चों इस बार भी तुम नवाब सर को शुक्रगुजार रहोगे। करीबन ऐसे 15 टॉपिक्स हैं जो कि बायो के बच्चे को क्लास 11th में ड्यूरिंग नीट 11 12th के टॉपिक्स का, ये 15 टॉपिक्स उसको 11th क्लास के मैथ्स में, 11th क्लास के फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। वन ऑफ द थिंग इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर आपको जम के यूज होगा। द अदर थिंग इज कैलकुलस का 2-3 पोर्शन। इनफैक्ट द फर्स्ट पोर्शन इज डिफरेंशिएशन। अगर याद होगा 9th क्लास में अगर टीचर आपको थोड़ा तगड़ा लेवल का मिला होगा तो आपको डिफरेंशिएट, स्लोप वगैरह घुमा रहा होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। डिफरेंशिएशन क्लास 12th का पार्ट है। ऑल्सो वी हैव इंटीग्रेशन। ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स में, लेकिन उससे पहले मैं आपका सिलेबस पहले फिनिश करूंगा। तो लास्ट ईयर के बैच का भी मैंने वादा किया बिल्कुल उनको पढ़ाना है, और आप लोगों को भी पढ़ाना है मेरे को कैलकुलस का वो डिफरेंशिएशन टॉपिक और इंटीग्रेशन टॉपिक। क्योंकि जब आप 11th में आओगे, 11th में जब 11th का फिजिक्स पढ़ोगे, आपका टीचर ना स्टार्टिंग से भी आपको बोलेगा कि बेटा पहले फिजिक्स ना पढ़ो, पहले मैथ पढ़ते हैं। वी स्टडी सम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स व्हिच वी विल बी स्टडीइंग इन आवर क्लास 11th। तो पहले वो मैथ पढ़ाएगा, उसके बाद फिजिक्स में आएगा। तो वो सब चीजें जैसे वेक्टर्स का रिजोल्यूशन, वेक्टर्स आप पढ़ते हो अपने फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद आप वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हो, F.S। द वर्क इज नॉट, क्या वो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। 9 का कब पढ़ाएंगे सर आप? अरे ये किसने बोला भाई? मुस्तफा। अच्छा मुस्तफा, आज ही आए हो ना, इसीलिए तुम्हें नहीं पता है। ओरिएंटेशन सेशन देखते तो तुम्हें पता रहता। 9th और 10th में मिक्स करके पढ़ाऊंगा। दिस इज इंडिपेंडेंट चैप्टर, कोई 9th की जरूरत नहीं।
जैसे मैं आऊंगा पॉलिनोमियल में, तो 9th की पॉलिनोमियल और 10th की पॉलिनोमियल दोनों एक साथ पढ़ाता हूँ। सर ठीक है, आज आपने सर न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है सर? एकदम एग्जैक्टली डे 1 है आज हमारा मैथ्स का। ओके, ओके ओके सर। algebra, then we have calculus, and the third is coordinate geometry. अरे सर, ये तो बच्चा लुल्लू पुल्लू सा चैप्टर है, आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैथ्स का ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। पहला दिन है ये, हर बार नहीं बोलूंगा मैं, डायरेक्ट बोलूंगा देखो क्लास 11 में इसको अलजेब्रा के अंदर पढ़ोगे, इसको कैलकुलस के अंदर पढ़ोगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप लुल्लू सा चैप्टर जो देख रहे हो, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का और चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का, ये पूरा का पूरा एक यूनिट बनेगा। इसके अंदर 6 चैप्टर्स काउंट किए जाएंगे। namely it we have straight line, pair of straight line, circle, parabola, ellipse and hyperbola। ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें जो ज्योमेट्री पढ़ते हो 8 चैप्टर्स, ज्योमेट्री के जो 8 चैप्टर क्लास 9th में और 10th में 8 चैप्टर्स को मिलाकर ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जम के यूज होता है। और वो कैलकुलस में भी ज्योमेट्री का सेक्शन यूज होता है। अब लास्ट पोर्शन जो है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है, जिसका आपको ओवरव्यू दिया गया है, सम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th में। ट्राइगोनोमेट्री जो बच्चे बोल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री टफ है आसान है, सब पे डिपेंड करता है ना। इन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री मैंने 9th क्लास में 2 लेक्चर पढ़ाया, ओवरव्यू दिया हूं, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है इनको फिजिक्स में स्लोप निकालने में। उतना ही ट्रिग्नोमेट्री इन लोगों को मैंने 9th क्लास में पढ़ाया। आप लोगों को फिर से डेप्थ में एकदम स्टार्टिंग से दोबारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी है मेरे को। ट्रिग्नोमेट्री, अब इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी 4 चैप्टर है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया। एक चैप्टर ऐसा जो आपको ओवरव्यू नहीं दिया, जब ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से ओवरव्यू दूंगा। तो दिस वी हैव क्लास 11 12 में अगर कोई बंदा मैथ्स लेगा तो उसको ये सब चीजों से पाला पड़ने वाला। तो अगर अभी से ही हम इंटरेस्ट जगा के रखे तो जिंदगी के मजे आने वाली। बोला हाँ सर, चलो अच्छी बात है। आते हैं चैप्टर का आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। अच्छा, ये मैं आउटलाइन हर चैप्टर में दिया करूंगा। आउटलाइन ऑफ द चैप्टर ऐसा इसलिए दिया करूंगा क्योंकि आपको एक तो ये पता रहेगा कि नवाब सर ने अगर ये टॉपिक आज फिनिश किया है तो कल नवाब सर कौन सा शुरू करने वाले। आउटलाइन ऑफ द चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले, साथ साथ अगर आप लिखते जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो इसके बारे में अगर मैं कुछ ओवरव्यू दूं तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपने पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला वी विल सी सम बेसिक डिफिनेशंस। आज के दिन में इंशाल्लाह शुरू कर देंगे हम लोग कुछ बेसिक डिफिनेशंस हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स हमें डायरेक्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों पढ़ाते हैं। डिफिनेशंस हमें सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डिफिनेशन में डायरेक्ट क्यों आते हैं भाई? आपको पता होना चाहिए एपी की शुरुआत सीक्वेंस से होती है। सीक्वेंस के बाद वर्ड आता है प्रोग्रेशन के बाल बच्चे हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो जानना जरूरी है। आरडी शर्मा आर सवाल उठाओगे तो वो सीक्वेंस से शुरू करता है, एनसीईआरटी शुरू करता है, आओ बेटा पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सम बेसिक डिफिनेशंस पढ़ेंगे हम लोग। देन वी विल मूव ऑन टू, अब आएंगे एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 5.1 दैट इज व्हाट इज एन एपी। एपी चचा है का, व्हाट इज एन एपी, एपी कहते किसको है। देन थर्ड वी विल सी एपी, दिस इज योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। इसमें थोड़ा बहुत 5.1 की चीजें आएंगी। ये एक पूरा इंडिपेंडेंट लेक्चर होगा व्हाट इज एन एपी। बहुत मजेदार चीजें सीखोगे जो कि 10th लेवल के बच्चों को आना चाहिए। व्हाट इज एन एपी। नाउ नेक्स्ट फॉरवर्ड वी विल मूव टू nth टर्म। एपी अभी है क्या, जान जाओगे आप एपी क्या है उसके बारे में। फिर उससे पहले हम देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nth टर्म अगर आपको हल्का सा ओवरव्यू दूं मैं, एपी एक सर्टेन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स है, सीक्वेंस ऑफ नंबर या लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो कि एक सर्टेन फिक्स्ड नंबर से गैप में लिखा हुआ है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है, जनरल टर्म भी बोलते हैं इसको। nth टर्म को हम इंडायरेक्टिव वे में जनरल टर्म भी बोलते हैं ना। द जनरल टर्म ऑफ एन एपी लिखते हैं इसको an या tn से है। एग्जैक्ट डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। एकदम सही बोला मुनाफ। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 है, पूरा एक एक्सरसाइज। उसके बाद फिर आप पढ़ोगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के जो टर्म्स है उसका सम का फॉर्मूला आप लोगों को शायद 9th क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर अगर n तक हो, दिस इज एन आल्सो एन एपी। ये जो मैंने पैटर्न लिखा है दिस इज एन एपी। इसके सम को सीरीज बोलते हैं। अब जब सीरीज का जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज n × n + 1 अपॉन का 2। तो दिस इज योर SN। एग्जैक्टली मोहम्मद ने लिख दिया सैफ। अच्छा, देन वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का पहले n टर्म का सम का फॉर्मूला, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स
इन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के हिसाब से बात करेंगे, इसको एसएन बोलते हैं बच्चों, एसएन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एंड देन फॉरवर्ड, दिस इज 5.3 एक्सरसाइज। लेकिन 5.3 एक्सरसाइज में एक ऐसा सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 या 11, जो कि मात्र एक फॉर्मूले पे, उस पे मैं पूरा एक लेक्चर लूंगा, उस पे बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनाए जा सकते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एंड एस एन, रिलेशन बिटवीन इस जो ए एन चचा है, ये जो ए एन चचा है और ये जो एस एन चचा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। द रिलेशन बिटवीन ए एन एंड एस एन ऑफ एन एपी, एपी के हिसाब से बस। अब एपी के अलावा भी दुनिया है, अभी हम डिफिनेशंस में देखेंगे, एपी से हट के भी चीजें हैं, क्या क्या है जानेंगे। इस हिसाब से मेरा मानना है कि और भी टीचरों का खत्म हो जाता होगा एपी, लेकिन मेरा अभी एपी फिनिश नहीं हुआ। सर एन क्या होता है? एन इज दिस nth टर्म ऑफ एन एपी, एन। ओके सर। ठीक है। एचपी और जीपी के बारे में अदनान यहीं पे देखेंगे हम लोग, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे हम। और सर एसएन? एसएन इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो सामने लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी को एसएन बोलते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट नोटेशन। ओके, जैसे एडिशन को आप प्लस लिखते हो ना, सिंबल लिखते हो, और मल्टीप्लिकेशन को, इसलिए इसको इतना लंबा ना लिख के शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं। ओके सर। ये हुक्का बार नहीं है, इसको हटा देने का। यहां तक बाकियों का फिनिश होता है, लेकिन मेरा नहीं फिनिश होता। इसके बाद मेरे मामलात शुरू होते हैं, कुछ एडिशनल चीजें। ये सब एपी का पार्ट है, लेकिन मैं पढ़ाता हूं क्यों। आपको अगर ध्यान होगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा सिग्मा नोटेशन को, इस सिग्मा नोटेशन को यूज करूंगा। ये जो इतना बड़ा सा लिखा है, इसको मैं छोटा सा लिख सकता हूं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन, जो कि स्टैटिस्टिक्स में भी आपको यूज होगा, मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा आपको। एक लेक्चर शायद लगे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन में। ये मैं ऐसा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास 11th का पार्ट है। हाँ, 11th में डेप्थ में जम के ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में लगता है, ये सिंबल, कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन, ये सिग्मा जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन। उसके बाद जो आएगा इसी कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, 8वां नंबर। मेरे जो सवाल बहुत सारे, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी 2 सवाल है, उसमें एक सवाल एज इट इज इस रिजल्ट से कॉपी होके आया। 7 या 8 में एएन से और 5 या 7 करीबन एसएन से मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देता हूं। मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो आंसर यही आता है। रटवा रहे हो मास्टर, है रटवा रहे हो? ना 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 ना। इंटरेस्ट का मकसद ये नहीं है कि आप चीजों को रटो, ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसका प्रूफ दूंगा मैं आपको, कैसा होता है तो आंसर यही आता है, याद रखना। आप प्रूफ करके दिखा दिया, लो ऐसा ही आएगा आंसर। तो बस इसके मजे हैं। 10 देता था एंट्रेंस में, आप लोग को ज्यादा दूंगा, 10 एंट्रेंस में लिखता हूं। उस 10 में से 3 या 4 एज इट इज स्टेटमेंट उठ के लास्ट 3 सालों में से आया। एज डीएमयू के 11th एंट्रेंस में, एज इट इज एंट्रेंस में स्टेटमेंट उठ के निकल के आ गया। तो यहां पे मैं कुछ दूंगा आपको, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दूंगा मैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। किस पे भाई? बेस्ड ऑन एएन एंड एसएन। एएन और एसएन पे बेस्ड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। यहां तक में एपी 10th लेवल के हिसाब से फिनिश। बहुत सारी चीजें हम 11th का यहाँ पे हल्का सा टच करेंगे, ऐसा नहीं कि वो 11th क्लास का है, आपके 10th लेवल का एडवांस वर्जन है वो। ठीक है, और ये 8वां नंबर का जो टॉपिक है, ये बिल्कुल मैं पहली है, जो भी चीजें मैं आउट ऑफ सिलेबस का पढ़ाऊंगा उसको मैं इस तरह से सिंबल बनाया करूंगा कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाकी सब है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। बताइए कौन सा टॉपिक होगा जो मैंने पहले भी आपको ओरिएंटेशन में हिंट दिया था कि एपी के अंदर वो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। व्हाट इज दैट टॉपिक? एग्जैक्टली, दैट इज लॉगरिथम। लॉगरिथम 2 से 3 लेक्चर में आपको 1 घंटा 10 मिनट का क्लास चला, तो पूरा लॉग 2 से 3 लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए भी मैं पढ़ा रहा था क्योंकि क्या हुआ, 2016 के एएमयू के 11th एंट्रेंस में एक सवाल आ गया लॉग का, और वो लॉग और एपी से मिक्स था। और ये जो लॉग है, 11th क्लास की मैथ्स जब हम शुरू करते हैं तो उसको हम 4 पहले बेसिक मैथ्स के चैप्टर्स पढ़ाते हैं। सबसे पहले उसको मॉडुलस पढ़ाते हैं, बेटा मॉडुलस आना चाहिए। मॉडुलस आपके लिए पूरा एक बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में मैंने मॉडुलस पे लेक्चर दे रखा है, बेसिक है, वो भी बेसिक है आपके लिए मॉडुलस। देन आता है इनइक्वालिटीज, गौर से सुनेंगे पब्लिक,
11th क्लास में जब आप आएंगे, मैं मैथ्स की शुरुआत जब करता हूं तो उनको मैं बच्चों को सिखाता हूं, वीडियो ऑफ कर रहा हूं तो कि मैं कोने में लिख रहा हूं, यूट्यूब वाले बच्चों को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। मॉडुलस, इनइक्वालिटीज, 1 2, उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल रिलेशंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लेना देना होता है लॉगरिथम का। ये 4 ऐसे टॉपिक है जो मैं 15 से 20 लेक्चर में फिनिश करता हूं, 1.5 घंटे के हिसाब से, पहले बता दे रहा हूं ना, 1 घंटा 10 मिनट नहीं। अब ये लॉगरिथम का जो बेस है, इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा, मॉडुलस पढ़ाऊंगा, एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ा सा आप लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले चैप्टर्स जो आप पढ़ते हो एक लेक्चर, उसमें आपको पता चल जाएगा, ऑलमोस्ट चीजें वहां पे पता दे रखा है मैंने, तो वो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो चैप्टर का जो 11th क्लास का भी बेसिक है वो आप यहाँ पे कवर कर रहे हो हमारे साथ यार। चैप्टर को फिनिश कैसे करेंगे जरा भी जानते हैं। चैप्टर को इसी अंदाज में हम लोग पढ़ते रहेंगे। जिस दिन लेक्चर होगा, अगर बाय चांस मुझे लगे कि आज डीपीटी नहीं हो पाएगी, तो मैं पहले आपको बता दूंगा। वेल, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं डीपीटी बनाऊंगा। रमजान में ऑलमोस्ट क्लासेस कम हो गई है मेरी, है ना, तो वक्त मिलता है तो मैं बिल्कुल, अगर मैं इतना बोलूं, इतने में मैं 2-3 सवाल बना सकता हूँ, इतने में ना, क्योंकि डीपीटी का मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आप वो जो सवाल आया है वो आएगा ही आएगा। डीपीटी का मेरा मकसद है कि आप क्लासरूम में कितने सीरियस हो, कितने अच्छे से सुन रहे हो। एक एक बातें आपको ध्यान हो। एक सवाल बन सकता है, विच विल बी द 4th टॉपिक ऑफ एपी, मैं कौन सा टॉपिक 4th नंबर पे पढ़ाऊंगा, ये भी एक सवाल है। आप क्लास में सीरियस थे कि नहीं? मैंने बातों बातों में एक फॉर्मूला लिख दिया, ये आप पे एक सवाल बन गया। बातों बातों में मैंने ये भी बोल दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे क्लास 12th में किस पोर्शन के अंदर आता है, ये भी मैंने एक बात लिख दिया। तो डीपीटी का मकसद ये है, तो सवाल हम हर जगह से बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम वैसे वैसे सवाल ही दें जो थोड़े से ऑथेंटिक हो, कहीं ना कहीं हमारे भिड़ जाए, सवाल आ जाए। चैप्टर को फिनिश करेंगे थ्रू डीपीटीज। पहले जितने भी लेक्चर्स होंगे उस पे डीपीटीज। ऑलमोस्ट मेरा तो मानना है कम से कम 10 से 12 डीपीटीज तो जाएंगे आपके, यानी 10 से 12 लेक्चर का एक्सपेक्टेशन है इस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यूट्यूब वाले बच्चों माजरत चाहूंगा अगर मैं आपको पूरा चैप्टर ये ना दे पाऊं, क्योंकि 15 दिनों तक के लिए डेमो है सिर्फ। ठीक है, बाकी डीपीटीज के बाद वी विल सी व्हाट, डीपीटीज को हम लोग साथ साथ करते जाएंगे, अगले दिन में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। उसके बाद सर ये वाला चैप्टर आप कितने दिनों में करा देंगे? ये मैंने यही लिखा है शायद, है ना सर कहाँ पर? ये क्या लिखा है मैंने? 10 से 12 डीपीटीज जाएंगी, ये 10 से 12 लेक्चर होगा ही होगा, मतलब 10 से 12 दिन। एग्जैक्टली 10 से 12 लेक्चर लगेंगे इसमें। दिन नहीं कर सकते ना, अरे दिन क्या है, मेरे हफ्ते में अभी 4 क्लासेस है इसमें, फिर अगले वीक में 3 क्लासेस है, ऐसे चलेगा। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, बिंदास होके ना, बहुत टाइम, बहुत आराम से टाइम। नहीं सर, जल्दी करना है, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। अरे तुम पता हो, कुछ लोग तो 20 25 30 अप्रैल के हिसाब से इंतजार कर रहे हैं, जब बैच बनेगा रोजे के बाद शुरू करेंगे। आप उन लोगों से तो एटलीस्ट आगे हो कि आपने अपनी शुरुआत कर दी। आप आगे हो दोस्त, तुम पीछे नहीं हो। ठीक है ना, डीपीटीज 10 से 12 के टाइम पे। बाकी मैं टॉपिक्स हट के बाद देख रहा हूँ चैट सेक्शन में आ रही है चीजें, क्लास के बाद बात करते हैं दोस्तों ना। डीपीटीज करेंगे, देन वी हैव क्वेश्चन बैंक। आपको एपी का क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिया गया ऑलरेडी सेक्शन में, रिसोर्स सेक्शन में। अभी मत करना, जब तक मैं आपसे ना बोलूं तब तक आप क्वेश्चन बैंक मत करना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपके असेसमेंट सेक्शन में डलेगा, मेरे मैथ्स में और खासकर साइंस में। असेसमेंट सेक्शन में मतलब होमवर्क के तौर पे होगा, आप उसको होमवर्क को सबमिट करोगे और देखूंगा कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं किया। उसके बाद उसका डिस्कशन होगा क्वेश्चन बैंक का, जिस दिन मैं डेट अलाउ करूंगा। तो सर साइंस भी आप पढ़ाएंगे ना? मैं तो मैथ भी पढ़ाऊंगा और मैं तो एसएसटी भी सब मैं ही पढ़ा दूंगा। ये बताओ, ये कौन है जो पहले लेक्चर में नहीं था? कौन है ये, बताना जरा मेरे को। हरीश है क्या? हरीश यार, हरीश तुमने अभी तक मेरे ख्याल से ओरिएंटेशन सेशन का लेक्चर नहीं देखा है। सर देखा है? हाँ, तो फिर ऐसे से क्यों पूछ रही हो यार? नहीं सर, मुझे एक बात। तो अच्छा, ये क्या अभी साइंस का लेक्चर हुआ था? पहली क्लास साइंस की हुई थी ना तुम लोगों में? यस यस सर। सर, लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ाया गया है। ये सर यस लाइफ प्रोसेस बायो पे स्टार्ट हो गया। क्या कर रहे हो? याद रखो, आप लोग 15 दिन के लिए आप लोग भी यूट्यूब पे लाइव हो। ठीक है, ध्यान रखें, उस हिसाब से आप लोग यहाँ चीजें और कमेंट किया करें, है ना? ध्यान रखना है आप लोगों को। सर, मैट हमारे किस काम आएगी ये पूछना था। एनटीएससी। तुम ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी देखो जाके, पहले तो हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी हुआ है। ओके, जाके देखो, सर ने बात की उस बारे में।
टीपीटीज, देन वी हैव क्वेश्चन बैंक। उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को आपके टेस्ट पेपर्स। ये तो मेरे को एकदम कंसर्न चाहिए, लेकिन चैप्टर का फिनिश मैं 10th क्लास में थोड़ा डिफरेंट अंदाज में करूंगा। आपको पता है मेरी पॉकेट बुक का कंटेंट यहाँ पे मैंने दे दिया है ना। याद दिलाना बच्चों, थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ मैं इसलिए पढ़ाने के तरीके में। पिछले साल किया था मैंने ये काम, आप लोगों के साथ भी करना चाहता हूँ मैं। पॉकेट बुक का मैंने कंटेंट दिया जिसमें मैंने जितने भी एपी के चीजें यहाँ पढ़ाई हैं सब चीजें वहां पे मेंशन है विद फॉर्मूला, थ्योरम्स, मतलब उसके रिजल्ट्स वहां लिखे हुए हैं, फॉर्मूले वहां पे लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ 5-6 पेज का वो पूरा है, उसको हम लास्ट में 10 मिनट में रिवाइज कर लें। देखो बेटा, चैप्टर मैंने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, तो पॉकेट बुक के थ्रू हम लोग चैप्टर को रिवाइज करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जिस दिन हम लोग डिस्कशन लेंगे पूरा, ठीक है, उसके हिसाब से। टीपी इज बेसिकली टेस्ट पेपर्स। आपको टेस्ट पेपर्स एक भी छोड़ने नहीं है ना। इसके बारे में बात करूंगा कि टेस्ट पेपर जो पहला रिफ्रैक्शन उसमें कितने कितने सवाल आएंगे, और उसके बाद एनटीएससी का पैटर्न सबको पता है, एनटीएससी के हिसाब से। नाउ द बोर्ड इज ऑल योर्स। जल्दी से इसको उतार लो, इन सब चीजों को, काम काम की बातें उतारो, उसके बाद डन करना, ठीक है। करेंगे जल्दी। हाँ एकदम मोहम्मद सही बोल रहे हो, डन करो जल्दी सा। सर हाँ यही हूँ, मैं देख रहा हूँ आप लोग का चैट सेक्शन देख रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यही है जिसमें नंबर के डिफरेंस कांस्टेंट होते हैं। हाँ यस अरसलान, बिल्कुल यही वो चैप्टर है जिसमें नंबर के डिफरेंस कांस्टेंट होते हैं। डन हो गया? यस सर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द टॉपिक, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, शॉर्ट में इसी को एपी भी बोलते हैं बच्चों ना, एपी भी बोलते हैं, तो ये घबराना मत, एपी एपी क्या है सर, है ना। टीपी टीपी पूछ रहे हो, इस तरह एपी भी पता होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो पहला टॉपिक है दैट इज आउटलाइन के अंदर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, द टॉपिक इज सम बेसिक डिफिनेशंस। कुछ डिफिनेशंस हमें देखना है, ठीक है, सम बेसिक डिफिनेशंस। राइट ऑन टॉपिक, दैट इज सम बेसिक डिफिनेशंस। मैं तो कहूंगा पहला पेज हमेशा चैप्टर को ओवरव्यू के लिए रखा करो, और ये कंजूसी ना करो, अगले पेज से सम बेसिक डिफिनेशन लिखो तो अच्छा लगेगा मेरे को, है ना। कंजूसी नहीं है, बचा के नहीं रखना है ना, ससुराल लेके जाना हो ऐसे ना। तो सम बेसिक डिफिनेशंस। अब ये सम बेसिक डिफिनेशंस को पढ़ने से पहले फिर से सुन लो छोटी सी कहानी, जानकर आप लोगों को ताज्जुब होगा। किस बात को लेकर सर? कि आपका ये जो एपी है ना, एपी का इन्वेंट करने वाला, एपी की शुरुआत करने वाला, ये ना एक 10 साल का, 6ठी क्लास का बच्चा था। 10th क्लास में 6 क्लास का एक बच्चा था जिसने इस एपी का इन्वेंशन किया था। और क्या बोल रहे हैं आप नहीं, मैं ऐसा इसलिए ये कहानी सुनाना चाहता हूँ क्योंकि शायद आपकी 30 साल का नहीं, आपके अंतरात्मा को थोड़ा शांति मिले, और इसलिए मैं ये कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ना 10 साल का जो बच्चा, तो जरा इसकी कहानी सुनते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को कि 10 साल का 6ठी क्लास के बच्चे ने एपी को इन्वेंट कर दिया, और हम लोग हैं आज तक ना दूसरों के पबजी और सब्जी खेलने में लगे हुए हैं। इधर ध्यान देना, जरा कहानी सुनना। एक 6 क्लास में क्लास चल रही थी। एक मैम ने देखा कि दूसरी क्लास में एक और मैम आ गई है, और जहां 2 मैम वहां पढ़ाई कैसे, है ना भाई। अब तो गप्पे शुरू होनी चाहिए, तो इशारों इशारों में बातें हो गई, और फिर मिलने की टाइम सेट हुआ, भाई मिलना, गप्पे मारनी थोड़ी सी। तो मैम ने बच्चों को बिजी करने के लिए
कहा कि बेटा ऐसा करो कि जब तक मैं हम आ रहे हैं तुम लोग क्या करो कि ये जो नंबर है, नंबरे नंबरे गमरे गमरे, इसको जरा 1 से लेकर 100 तक जोड़ के दिखाओ। छठी क्लास का बच्चा 1 से लेकर 100 तक कैसे जोड़ेगा भाई? 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, बहुत टाइम लगेगा। मैम सोचेगी अच्छा है जरा गप्पे मार के आ जाएंगे। मैम गेट तक पहुंची, इतने में बच्चे ने चिल्लाया मैम द आंसर इज 5050। मैम बोली हैं चेक कर सही से। मैम को तो आंसर खुद नहीं पता था, तो कहां से लाती? तो बोला ठीक है दिखा दिखा कैसे किया। तो मैम के पास आया, वो बोला मैम देखिए ऐसे किया मैंने। यहां से देखो यही पार्ट आपका ना एपी का शुरुआत बताएगा और यहीं से इस बात को मैं यूज करूंगा फॉर डिराइविंग द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का जो सम का ये जो फॉर्मूला है एसएन का, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा मैं। देखो जो ये बाबा थे, बाबा को ऐसे वैसे बाबा ना निकले, कुछ अजूबा बचपन में करते हो तभी जाके आगे जाके करिश्मा बनाते हो। ये गॉस बाबा थे हमारे। आप जब क्लास 11th में आओगे तो गॉस बाबा के नाम पे गॉस थ्योरम पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, गॉस थ्योरम। आइए मैं नहीं कर रहा, आप एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 107, 107 पेज नंबर एनसीईआरटी का राइट साइड का पेज होगा। नीचे जाना, एक पैराग्राफ में हल्का सा ये बात कहा है, डू यू नो फैमिलियर अबाउट अ स्टोरी बिहाइंड अ 10-year बॉय नेम्ड एज गॉस, और उसके बाद ब्ला ब्ला भाई कहानी के बारे में थोड़ी सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 1 से लेकर 100 तक उसको जोड़ने को कहा गया था। एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 107 क्या कहता है कि मैम आपने इसका सम बोला है ना, लीजिए इसका सम एस मान लेते हैं हम, और ये जो सम है आप एस चाहिए। अच्छा अगर इस एस को मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दूं 100, 99, 98, उल्टा तरह से जोड़ दूं तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। बोला ठीक है मैम चलो एक लगे हाथ। अभी मैं एपी पढ़ाया नहीं हूं, एपी की एक प्रॉपर्टी, दिस नंबर्स आर इन एपी। कैसे बोला सर आप एपी में? तो हर दो नंबरों के बीच में, कंसेक्यूटिव नंबरों के बीच में एक फिक्स्ड नंबर का गैप है, दैट इज 1। यहाँ पे 1 1 है, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो दिस नंबर आर इन एपी। एपी की एक प्रॉपर्टी भी आप सीख रहे हो साथ साथ। एपी को रिवर्स भी कर देते हैं तब भी वो एपी रहता है, उलट दिया तब भी वो एपी है। कॉमन डिफरेंस चेंज हुआ है, क्या हुआ अभी देखेंगे। लेकिन जो जादू मंत्र गौस बाबा ने किया वो सीखना आपके लिए जरूरी है कि अब ना गौस बाबा ने इन दोनों को जोड़ दिया तो 1 और 100 मिलके 101 हो गया, ये भी 101 हो गया। और सर क्या बात बोल रहे हैं, हर पहले से तीसरा और पीछे से तीसरा को अगर जोड़े एक फिक्स नंबर मिल रहा है, पहले से चौथा और पीछे से चौथा को जोड़े तब भी 101। अरे ये भी 101, अरे ये भी 101। ओ माय गॉड, इन दोनों को जोड़ा मैंने तो ये इस तरह से बन गया नंबर दोस्तों। अब ये एस और एस मिलके भाई साहब ये 2s हो गए। हमें एस चाहिए था या 2s? नहीं, हमें तो एस चाहिए था। तो पहले तो ये बताओ ये 101 टोटल कितने बार लिखा होगा, जरा चैट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। 101 ये टोटल कितने बार लिखा होगा, चैट सेक्शन में करके बताएं, ताकि 100 टाइम्स लिखा होगा, क्योंकि ये 100 नंबर है तो 100 बार आया तो ये 100 टाइम्स लिखा होगा। तो उसने किया चला के, अच्छा 101 100 टाइम्स आया तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारा सम मिल जाएगा हमें। अच्छा हमें तो चाहिए था सर एस, आपने निकाल दिया 2s, तो आवर एस विल बी 101 into 100 upon का 2 डिवाइडेड बाय 2, 101 into 50 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 50 50। मैम के साथ 50-50 खेल गया भाई, ऐसे खेल गया मैम के साथ 50-50। मैम सोचते रह गए, अरे भैया ये छठी क्लास का बच्चा इतना दूर तक सोच पाता है, हम क्यों नहीं सोच पाते? सोचने की सलाहियत डेवलप करो, कुछ तो यूनिक करो कि हम ऐसे कर सकते हैं। एक एक सवालों को जब मैं पढ़ाता था स्टार्टिंग ईयर्स में, याद होगा 4-5 साल हुआ था एक्सपीरियंस का, मैं एक एक सवाल को एक 2-2 तरीके से करता था। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते बच्चों ने ही मेरे को कभी कभी हिंट किया कि सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो उसने एक नया यूनिक तरीका बताया। ठीक है, तो वो नया तरीका ने आज मेरे को एक एक सवाल को 5-5 6-6 तरह से करने को तरीका सिखा देता। मैं आपको करके दिखाऊंगा कभी कभी इस सवाल को, तो बेटा ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं ऐसे करेंगे, तो ये आपके फायदे की चीज है। तो ये कहानी की कुछ सारांश आप लिख लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको ये अब तो आप और चालाक आए सर,
गौस बाबा अगर ये काम ना किए होते हैं, हम ऐसे ही इससे गौस बाबा से जल्दी कर देंगे। अभी थोड़ा देर पहले ही आपने एक मेरे को फॉर्मूला दिया 1 + 2 + 3 + 4 up to n can be given by the formula n into n + 1 upon का 2। तो n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, कहां तक जा रहा है लास्ट वैल्यू, तो सर ये जा रहा है 100 तक। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 + 1 इज 101 101 डिवाइडेड बाय 2। अरे सर एकदम सेम बात लिखा है, आंसर 5050। गौस बाबा से जल्दी कर दिए हैं हम। लेकिन बेटा मैं बता दूं, गौस बाबा ने शुरुआत की थी इस फंडे की, तब जाके इस तरह का फॉर्मूला डेराइव हो पाया था। ये भी फॉर्मूला डेरिवेशन से आया, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलो डन हो जाए तो जल्दी से बताना। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, तब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। सर क्या ये कोई बड़े मैथमेटिशियन बने थे बड़े होके? अरे बिल्कुल, गॉस थ्योरम के नाम पे आप मैथमेटिशियन नहीं, बहुत सारी चीजें मैथ्स को फिजिक्स लोगों ने दिया। जो फिजिक्स होते हैं, फिजिक्स होते हैं, उनकी मैथ्स बहुत तगड़ी होती है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथ्स को आप एक डिफरेंट वे में फिजिक्स में यूज करते हो, इसलिए फिजिक्स को सीखने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए आपको मैथ्स का आना बहुत जरूरी है। तो ये गॉस थ्योरम करके इनके बहुत सारे लॉज भी हैं। एक गॉस थ्योरम पढ़ोगे क्लास 12th में आके, गॉस। ठीक है, चलो डन हो जाए तो जल्दी से बताएंगे आप। यस सर। यस सर, हो गया। सनी कह रहा है गौस बाबा मुस्लिम थे क्या? गौस बाबा मुस्लिम थे। चलो लेट स्टार्ट ना। अब सबसे पहला डिफिनेशन ना, आधा घंटे में बिल्कुल हम लोग पढ़ सकते हैं। देखो लोगों ने बिल्कुल अच्छा है। जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट who made significant contribution to many fields in mathematics and science. This is the result from one of my student. ये सब में बहुत माहिर है। कंट्रोल C, कंट्रोल V ले भाई, कंट्रोल उदय, कंट्रोल ये रेहान है हमारा, कंट्रोल V। इसके बारे में आप चाहें तो अपने हिसाब से एसएस जब लेंगे वहां पे मिल जाएगा आपको काम की चीज, है ना। अच्छा है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक क्या चल रहा था? अभी मैं आपको मैथ्स से मजे दिलवा रहा था कि आप मैथ्स को फील करो। मतलब ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ो यार, मैथ्स को आपको हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, चलिए इधर ध्यान देते हैं। दैट बिफोर वी स्टार्ट एपी, है ना, एपी शुरू करने से पहले एपी के बाप के बारे में तो जान जाओ। ये एपी का बाप कौन? तो एपी का बाप है सीक्वेंस। यानी एपी से ऊपर भी एक भाई साहब है जिसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। तो सर ये सीक्वेंस क्या? तो पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट of numbers in a definite order according to some definite rule। मतलब सर समझाइए। ठीक है, समझाते हैं जरा। इधर समझ लिया, अगर आप उतार लिए होंगे तो समझना, क्योंकि अगर सीक्वेंस नहीं समझ में आएगा तो उसके आगे का चीज नहीं समझ में आएगा। सीक्वेंस बाप है, बाप के बारे में जानो, उसके बाद बेटे के बारे में जानेंगे। सीक्वेंस कहता है इट इज द अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है जो कि एक डिफरेंट ऑर्डर में चलेगा, मतलब एक पैटर्न में चलेगा चीजों को। ठीक है, एक पैटर्न को फॉलो करेगा वो, और इसके पीछे कोई ना कोई फॉर्मूला गवर्न कर रहा होगा, एक डिफरेंट रूल के हिसाब से चल रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 2 लिखा मैंने, 4 लिखा मैंने, 6 लिखा मैंने, 8 लिखा मैंने। तो आप इतने से एक आइडिया लगा लिए, अरे सर ये जो आप लिख रहे हो ये सब इवन नंबर लिख रहे हो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगला, हाँ एक और चीज, अगर ये सीक्वेंस का पैटर्न पता चल जाए तो आप अगला आने वाला नंबर बता सकते हो ये नंबर क्या है। अगला आने वाला नंबर इज 10, उसके अगला आने वाला नंबर इज 12 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अच्छा ये भी मैं बता दूं आपको, ये 3 डॉट्स ना, ये भी मेरा थोड़ा बीएमएस मैंने बात बताई है, यहाँ पे 3 डॉट लगाने का मतलब होता है एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग ना क्लॉड में सब बातों को सीखेंगे, ये बेसिक की चीजें हैं। ये क्लास 11th में आप 3 डॉट, हम लोग ना भावनाओं में बह के लगा देते हैं, 3 डॉट सोज एंड सो ऑन। इसी तरह से पैटर्न को आप आगे लेके चले।
बोला सर सही बात बताया। अगर कल को मैं मान लीजिए नंबर लिखूं 3, 5, 7 या शुरुआत में 1 से कर दो ज्यादा अच्छा है, 1, 3, 5, 7, आप अगला बोलेंगे सर अगला 9 है, ठीक है, अगला 9 है, बोला हाँ सर अगला 9 है, एंड सो ऑन। अब आगे भी आप बता सकते हो कि अगर अगला 9 है तो उसके आगे क्या आने वाला, 11, 13, एग्जैक्टली 11 and 14 एंड सो ऑन। इस तरह से आप आगे 14, मैं अगर आपसे बोलूं कि नहीं सर नंबर जो है वो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है एंड सो ऑन। सर 64, 4 तो दिस इज 64। अगला पैटर्न भी बता सकते हैं आप, दैट इज 64। सर ये एपी नहीं होगा ना सर, क्योंकि कॉमन मैं डिफरेंस। अभी एपी नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस। ओके सर ये मैथ से रिलेटेड हो सकता है, जैसे प्राइम नंबर का हो गया 1, 2, 3। तो उसका जनरल फॉर्म नहीं दे सकते हो आप। ओके तो इसीलिए ना ये जो टॉपिक हम एपी पढ़ते हैं, ये सीक्वेंस का पार्ट या एपी का पार्ट आपके मैथ में भी काम आता है, आपके आगे भी ये काम आता है। तो अभी जो मैंने ये नंबर लिखा है, ये इसमें डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न को अगर मैं बोलूं यार ये तो लिखा है 2 times n, 2 into n लिखा है सर, n के जगह 1 पट को पहला नंबर, n के जगह 2 पट को दूसरा नंबर, n के जगह 3 पट को तीसरा नंबर, n के जगह 4 पट को चौथा नंबर। ये लिखा है सर 2n - 1। गौर से समझना आप, n के जगह 1 पट का तो 1 मिला, n के जगह 2 पट का तो 3 मिला, n के जगह 4 पट का 3 पट का तो 5 मिला एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखता 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब मैं अगर यहां बोलता कि यहाँ पे जो जनरल फॉर्म, यानी जो मैं एक फॉर्मूला जो पीछे डिफिनिट रूल चल रहा है, हाँ सर एक मिनट, जो डिफिनिट रूल चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे 2n - 1 लिखूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। क्यों गलत हो जाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे n हमेशा 1 से शुरू करते हैं, n को 1 पटक के जो पहला मिलता है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म। तो ये यहाँ पे 2n - 1 नहीं रख सकते, क्योंकि n को 1 पटकेंगे तो पहला टर्म 1 मिलेगा, यहाँ 1 से शुरुआत नहीं हो रहा है, यहाँ 3 से शुरू हो रहा है। अच्छा चलो इसका बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सा रूल चल रहा है, जरा बताना यहाँ पे रूल कौन सा चल रहा है। n स्क्वायर ना x square. Sir, ये 2 power n। एग्जैक्टली दिस इज 2 to the power n, एक 2 to the power n लिखा है मेरे दोस्त। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो ये मजेदार, मेरे को अच्छा लगेगा कि अगर आपने इसका फॉर्मूला और इसका पैटर्न पकड़ लिया तो, ठीक है, अगर आपने इसका पैटर्न पकड़ लिया तो मुझे और अच्छा लगेगा। सर ये समझ में नहीं आया, आप रिपीट कर सकते हैं? अभी आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, रिपीट आ रहा है। पहले इसका पैटर्न बताएंगे कि ये कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सर 2 पर 1 पावर by n plus 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर, नंबर को 1 फॉलो by कर रहा है। n स्क्वायर, 1 by n plus 1 का होल स्क्वायर, 1 by n का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सर 2 पर पावर -n। दिस इज 1 upon n का स्क्वायर। क्या ये आपको नहीं दिख रहा है? ये n का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर, यहाँ n के जगह 2 पटका तो 2 का स्क्वायर 4, n के जगह अगर 3 पटका तो 3 का स्क्वायर, n के जगह अगर 4 पटका तो 4 का स्क्वायर, 5 पटका तो 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने अच्छा ये अब आप सोचेंगे सर आप ये कैसे सोच पा रहे हो, आप ये कैसे पता कर पा रहे हो? अभी शुरुआत है, अभी आप पैटर्न्स बहुत सारे जानते नहीं हो, ये मेरे पास वेल नोन पैटर्न्स हैं, ठीक है, ये वेल नोन पैटर्न्स को हम लोग ना सीख रहे हैं। तो अभी आपने जो ये लिखा है, जो फॉर्मूला, ये डिफिनिट रूल जिसपे ये सीक्वेंस काम कर रहा है, इन सब को हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं। इसको ज्यादा टर्म में बोलो तो जनरल टर्म बोलते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एग्जैक्टली ये ना जनरल टर्म कहलाएगा। मैंने कहा भाई एक सीक्वेंस का जनरल टर्म बताओ, इस सीक्वेंस का जनरल टर्म बताओ, यानी पैटर्न पता करो कौन सा फॉर्मूले से काम कर रहा है। तो इस सीक्वेंस का जनरल टर्म ये है। अच्छा सर चलो मान गए सर, अब इसको जनरल टर्म बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे जनरल टर्म में एक बड़ी खास बात है, आप बताना जरा मेरे को, जनरल टर्म में जो आप n पटक रहे थे,
वो n क्या था, पहला सवाल आप लोगों से आज। हेयर n बिलोंग्स टू, एक छोटा सा फिर से सिंपल है, क्लास नेचुरल नंबर। एक Sir, सिंपल number है of जिसको terms. कहते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। देखते हैं लोगों के जवाब आ रहे हैं चैट सेक्शन में। बिलोंग्स टू मतलब n क्या क्या हो सकता है, ये क्लास 11 का अक्सर 10th में यूज करूंगा। ये बेसिक की चीजों को हम लोग बादल में रखा करेंगे। ऑप्शंस है सर होल नंबर, ऑप्शंस है इंटीजर, क्या बोल रहे हैं मास्टर, इंटीजर ले ही नहीं सकते, अभी हम लिए ही नहीं है, और ऑप्शन है नेचुरल नंबर, और ऑप्शन है रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं। लोगों के जवाब हर तरह के आ रहे थे, उसी हिसाब से मैंने ऑप्शन बना दिया कि हम जब जनरल टर्म एपी का नहीं, हम सीक्वेंस का कोई भी जनरल टर्म लेंगे, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स एन, यहाँ पे जो एन होगा जनरल टर्म में वो कैसा होगा, तो ये आप खुद किडनी चलाओ, थोड़ा सा किडनी चलाओ। अगर मैं कोई सा भी रियल नंबर लूंगा, रियल नंबर मतलब मैं 1.5 इज ऑल्सो रियल नंबर, मानते हैं इस चीज को आप, 1.5 इज अ रियल नंबर, बोला हाँ सर। तो क्या हम यहाँ पे 1.5 पटक करके इसका 1.5वां टर्म निकाल सकते हैं? मैं यहाँ पे इसका पहला वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म नंबर 1, अभी पढ़ाऊंगा टर्म का डिफिनेशन अगला। दिस विल बी टर्म नंबर 2। तो टर्म 2 निकालने के लिए n की जगह 2 पटक दिया, टर्म 3 निकालने के लिए n की जगह 3 पटक दिया, टर्म 4 निकालने के लिए n की जगह 4 पटक दिया। तो क्या कभी ऐसा होगा कि भाई बताओ इसका 1.5वां टर्म कौन सा है, बताओ इसका 3वां टर्म कौन सा है? ऐसा कभी आता है कोई टर्म? अब काउंटिंग जब करता है तो एक बंदा, दो बंदा, यहाँ पे 3.5 बंदा बैठा हुआ है, तो इट ऑलवेज काउंट इन अ नेचुरल नंबर। ऐसा तो नहीं गायब हो गया तो 0वां टर्म है ये। You always start counting from 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो these are numbers, they are arrangement of numbers। तो यहाँ पे n जो होगा that will be a natural number, एक छोटा सा पार्ट, that n will be a natural number, पहली बात, ठीक है सर अलजेब्रिक टर्म बनती है सर? बताइए अलजेब्रिक टर्म, फिर से आवाज कट रही है आपकी। अलजेब्रिक टर्म बन रही है ना सर? अल्जेब्रिक टर्म बन रही है, समझा नहीं दोस्त। 2n 2n जो है, फिर n के हिसाब से अलजेब्रा, ये कहना चाह रहे हो? जी हाँ, n के हिसाब से अलजेब्रा चलेगा, कोई नहीं। n को हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कि कौन से नंबर का टर्म है यहाँ पे, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, ये सेकंड वाले में एक जनरल फॉर्म नहीं हो सकता है n+2? किस वाले में? सेकंड वाले में? हाँ, n+2 सैफ। चलो एक एग्जांपल भी तुम्हारे से शुरुआत करते हैं। अगर हमें जनरल टर्म दे रखा है, उससे हमें निकालना है सीक्वेंस। बताओ, जनरल टर्म दे रखा है, उसका सीक्वेंस निकालो। तो अभी हमने देखा जनरल टर्म में जो सीक्वेंस के टर्म्स निकलते हैं वो n को 1 पटकते हैं तो पहला टर्म मिलता है। n को 1 पटक के पहला टर्म इज 1+2 दैट इज 3। n को 2 पटकते हैं तो दूसरा टर्म मिलता है, दैट इज 2+2 दैट इज 2+2, आंसर इज 4। देखो क्या इतने में आपको दिख गया? यस सर, हो गया। तो यानी आपने जो कहा है वो एक नया नंबर कह दिया, 2+3 दैट इज 5। यानी ऐसे सीक्वेंस के हिसाब से आपको जो नंबर मिलेगा, पहला 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, एंड और 2 भी तो मिल सकता है ना अगर हम n की जगह 0 को पुट करें। बस, तो फिर पूरा पढ़ाना बेकार हमारा। हम n की जगह 0 पटकते हैं क्या? कभी ऐसा होता है, चल भैया तू दिख नहीं रहा है, तेरा 0वां टर्म, तू क्लास में है ही नहीं, तो दैट टेक इट यू एज 0। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो एग्जैक्टली जो जनरल टर्म को हम an या इसी को हम tn से लिखते हैं, जनरल टर्म का सीक्वेंस शॉर्ट में हम an या tn वर्ड यूज करते हैं, और उसमें जो n होता है यानी a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, तो ऐसे करके निकालते हैं हम लोग। अब मामला आता था सर, चलो हम सीक्वेंस को तो हम जान गए, आपकी बात को हम समझ गए। अगर कोई छोटा सा सवाल बनता है ऐसे, फाइंड फर्स्ट थ्री numbers सीक्वेंस whose general term, एकदम आसान सवाल, whose general term is given by। अगर आपको जनरल टर्म दे रखा है तो पहले 3 टर्म हमें लिख के बता दो कि कौन कौन सा आएगा। पहला सवाल ये। दूसरा 3 के पावर n माइनस का 5,
तीसरा ज्यादा तामझाम नहीं, 2/3n-5 ऐसा कुछ। तो एक बात तो यहां से समझ में आई सर, एक एग्जांपल सैफ ने दिया उससे हमें आइडिया लग गया था। अगर हमें कोई भी सीक्वेंस का हमें जनरल टर्म दे और हमें पूछा जाए कि बताओ इस सीक्वेंस का पहले 3 टर्म 4 टर्म लिख के दिखाओ, तो बहुत आसान, सबसे आसान सवाल। n = 1 से शुरुआत करेंगे, n = 1 पटका, n = 2 पटका, n = 3 पटका। तो n 1 2 3 पटकेंगे, हमें बाकी टर्म्स दिखते जाएंगे। ठीक है, लोगों के जवाब आना शुरू हो गए। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कुछ बंदे को ये पहली बार ही पढ़ रहे हैं, शायद उसको क्लिक नहीं कर रहा है, उनको उनके लिए ना, जिनको से बन रहा है इसको सवाल को बनाएंगे आप, है ना। मैंने कहा कि आप ये बताइए कि तो मैंने ये कहा कि अगर कुछ नंबर्स लिखे हुए, अब कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और नंबर में के पीछे एक गवर्निंग रूल चल रहा है, एक फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। तो सर अभी तक जितना भी आपने पढ़ाया सब सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाया, आपने ये क्यों नहीं बताया कि हमें कौन सा सीक्वेंस नहीं होगा? जरा ये बात तो समझो, ये सब आगे आता चीजें। मान लीजिए मैंने कहा 4 5 9 15 6 7 ऐसा करके मैंने लिखा, और फिर मैं आपसे बोला बताओ कि यार अगला पैटर्न कौन सा है, या इज दिस अ सीक्वेंस और नॉट? आप बोलेंगे सर ये सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें आप कोई गवर्निंग रूल, कोई पैटर्न समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है। बिकॉज रीजन लिखेंगे आप, एज डज नॉट हैव एनी पैटर्न, डज नॉट हैव एनी गवर्निंग रूल, कोई भी डिफिनिट रूल नहीं है, डज नॉट हैव एनी जनरल टर्म, कोई जनरल टर्म चल ही नहीं रहा, जनरल टर्म इसका चल ही नहीं रहा, जनरल फॉर्मूला चल ही नहीं रहा है भाई। अब सर चलो एक और अच्छा एग्जांपल, अगर मैं अब आपसे ये बोलता कि बच्चों ये बताओ, मैंने लिखा 3 और फिर लिखा 6 और मैंने बोला एंड सो ऑन, क्या आप ये बता सकते हो अगला टर्म क्या आने वाला है? सर नो। ये आंसर 12 आने वाला है। तो क्योंकि आपने किया 3 ऐड, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करता है, तो एक ने कहा कि 3 ऐड करके जाओ तो 9 बना देंगे, और एक ने कहा ना हम 2 से मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो 12 बन जाएगा। कुछ और भी हो सकता है, नया पैटर्न निकाला जा सके इसमें, 3 और 6 कुछ और किया गया हो। तो अब अगला टर्म वेरी कर गया, बिकॉज कि एक सीक्वेंस के लिए मिनिमम 3 टर्म का होना जरूरी है। अगर मैं 3 6 9 लिखता तो अगला पक्का 12 15 जाता। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करके जा रहा हूं तो एक 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 एंड सो ऑन, ऐसे एक सीक्वेंस बन जाएगा। हम एक जनरल फॉर्म निकाल देंगे कि 3n - 12 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। हाँ, अलग अलग बन सकता है, बिल्कुल नया नया। लेकिन एक बात समझ में आई जो कि एकदम नोट करने वाली बात है, ये 400 रुपये का नोट है, थोड़ा ज्यादा वैल्यू नहीं रख रहा है, 500 से थोड़ा कम, कि एक सीक्वेंस में मिनिमम 3 टर्म का होना जरूरी है। अ सीक्वेंस कंटेन एटलीस्ट 3 टर्म्स। सीक्वेंस है तो कम से कम 3 टर्म से आप आइडिया लगाओगे वो सीक्वेंस है, यानी उसके पीछे गवर्निंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है। अ सीक्वेंस कंटेन्स, सर वीडियो ऑफ कर दीजिए ना। वीडियो ऑफ कर दूंगा बिल्कुल। एटलीस्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स कम से कम एक सीक्वेंस हमेशा रखता है मेरे दोस्तों। सर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अरे बाप रे बाप, तुमने तो मेरा नाक ही कटवा दिया एकदम पूरी की पूरी तरह। ये बताओ नंबर्स का देखा है, नंबर को देखा है कभी, नंबर्स लिखते कैसे हैं? सर हाँ रीस बताओ। मतलब सर बहुत सारे नंबर देखे, 1 2 3 4 5 10 15 20 25 50। अब नंबर्स को अगर मैं किसी फॉर्मूले, किसी रूल के हिसाब से लिखूं तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं दोस्त। ठीक है, जैसे काउंटिंग नंबर्स की अगर हम बात करें 1 2 3 4, आप अगला बता सकती हो ना अगला कौन सा आने वाला है? यस सर। तो सीक्वेंस का ये भी एक फायदा है कि अगर हम पैटर्न को देख लें तो हम ये बता पाएंगे अगला नंबर कौन सा आने वाला है।
ये है सीक्वेंस, यानी आपने पैटर्न पकड़ लिया। तो जब हम किसी भी नंबर सीक्वेंस यानी कलेक्शंस ऑफ नंबर्स को एक डिफरेंट फॉर्मूला के हिसाब से रख देते हैं, या हम ये पता कर जाए कि हाँ अगला नंबर इसके हिसाब से ये आने वाला, तो उन कलेक्शन ऑफ नंबर्स को, उन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है हरीश? बस उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए। अगर नंबर ऐसा है तो उसके पीछे फॉर्मूला ये वाला चल रहा होगा, अगर नंबर ऐसा है उसके पीछे फॉर्मूला ये वाला चल रहा होगा। इसको चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि हम कैसे चेक कर रहे हैं। एक बार इनको 1 पटका, एक बार इनको 2 पटका, एक बार इनको 3 पटका एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक, चलिए वीडियो ऑफ कर देता हूँ ना। उम्मीद करते हैं यहां तक आपने ये बात समझ लिया होगा कि सर अब यहाँ पे n को 1 पटकेंगे तो 3 की पावर 1 -5 आएगा, फिर 3 की पावर 2 -5 आएगा, फिर 3 की पावर 3 -5 आएगा एंड सो ऑन। ओके, तो 3 की पावर 1 इज 3, 3 - 5 इज -2, फर्स्ट टर्म इज -2, 3 का स्क्वायर -5 दैट इज 9 - 5 दैट इज 4, 3 का क्यूब इज 27 -5 दैट इज 22 and so on. That's it. Okay, now third question आसान, बिल्कुल आसान। हमने 2 के अपॉन यहाँ पे 1 पटका तो 3n - 5 है, तो 3n यानी 3 - 5 लिखा हुआ है। अगला 2 अपॉन 3 × 2 पटके हैं यहाँ पे, तो 3 × 2 इज 6 - 5। अगला 2 अपॉन 3 × 3 यानी 9 लिख देता हूं डायरेक्ट, माइनस का 5। अब इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों, ये लिखा है 2 - 2 यानी -1 लिखा हुआ। हाँ ठीक है, सैफ अली का आंसर आ रहा है बिल्कुल। ये लिखा है सर 2 है ना, 6 - 5 इज 1, तो 2 अपॉन 1 इज 2, and this is 9 - 5 is 4, तो 2 अपॉन 4 दैट इज 2 अपॉन 4 इज 1/2 अगर लिख दे तो कोई एतराज नहीं है। तो दीज आर द आंसर्स। अगर आपने नहीं कैलकुलेट किया तो कोई बात नहीं, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। सर How वो not a sequence can doesn't have any as लिखा है मैंने। बेसिकली ना ये सीक्वेंस क्यों नहीं है, एज ब्रैकेट बंद किया दोस्त, ब्रैकेट में ये क्यों ये सीक्वेंस नहीं है सर? सीक्वेंस नहीं होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? एक रीजन ये हो सकता है कि भाई इसमें आप पैटर्न ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दूसरा, ये सीक्वेंस क्यों, ये भी सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ मैंने 2 टर्म लिखा है, नॉट अ सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस नहीं है। दिस ऑल्सो बिकॉज कि हमने इसमें भी मिनिमम 3 टर्म की जरूरत होती है ये सीक्वेंस को दिखने के लिए, तो 3 टर्म आपने लिखा ही नहीं है। सर अभी खाली सीक्वेंस सीखना है ना सर, एपी इसमें है नहीं। अभी एपी के अंदर इसी के बाप है, क्या बोला पहले बाप के बारे में जानते हैं, ठीक है। अच्छा आप ना अगर बोलोगे कि तो आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल भी उम्मीद करते हैं सबसे रेफरेंस बुक मानी जाती है, बहुत अच्छी शुरुआत करना, उन्होंने भी यहीं से शुरुआत किया आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीखना ज्यादा जरूरी है, ये नहीं कि रट लो आप, एपी ऐसे होता है। मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूँ, अगर ये एपी होता तो ये एपी नहीं है तो क्यों नहीं, या ये है तो क्या है, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए जरूरी था। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं बच्चों ना, हो गया डन सर? हाँ दोस्त। सर एक सीक्वेंस दिया है और उसमें 3 टर्म भी दिया है, तो हम लोग उसमें मतलब एक से ज्यादा जनरल फॉर्म नहीं ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो करेगा। अब क्लास 11th में नहीं रहने दो, ज्यादा नहीं जाएंगे बिल्कुल। हाँ सर अभी कौन सा मैथ बनाना है सर? अभी कौन सा मैथ बनाना है सर? अभी कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये बात बोल रहे हो? यस सर। अभी नहीं दिया मैंने, ये 3 सवाल बना लिया आपने। सर कौन सा बुक से बनाना सर? अच्छा कोई बुक से नहीं बनाना ना, आप सर जितना डीपीटी देते रहेंगे खाली वही करते रहना और क्लास नोट्स रिवाइज करते रहना। अभी कोई किताब आपको नहीं कंसिडर करनी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ ना। अभी किताबें भी अपलोड करनी बाकी है आपको, तो एडिशनल किताबें होंगी, बहरहाल बहुत सारी किताबें मैं आपको दूंगा। एनसीईआरटी भी अभी नहीं बना सकते आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। एक और चीज मैं साइड बाय साइड ये जरूर बताता रहूंगा कि अब आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया, अब आप एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज बना सकते हो, ताकि आप स्कूल को भी साथ साथ लेके चलना। तो ये मैं बिल्कुल ये करता रहूंगा मैं आपको, खासकर 10th क्लास में, कि बेटा ये पढ़ लिया हम लोग, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बना सकते हो 10th क्लास के एनसीईआरटी। सर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाएंगे आप? अरे इस एनसीईआरटी 31 कवर होगा, बेफिक्र रहो यार, एनसीईआरटी एकदम कवर होगा। मतलब एडिशनल बुक्स भी है, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा कुछ आप उससे पढ़ना चाहती हैं?
नहीं सर, मतलब अगर आप बोलेंगे तो मत पढ़ो, मत पढ़ो, बस बकवास किताबें हैं वो सब, क्यों पढ़ना है उस सबसे? मैं पढ़ा हुआ हूँ ना उस किताबों को, तो मैं आपको पढ़वा रहा हूँ, आप तो बेफिक्र आप रहो। बोर्ड के क्वेश्चंस भी कराएंगे ना सर, जो बोर्ड में अपीयर हो सकते आप क्या बोल रहे हो दोस्त? हैं, सर बोर्ड में जो अपीयर हो सकते हैं क्वेश्चन ज्यादातर वो सब। हाँ वो सब करवाता हूँ मैं। अभी ना ये मेरे को मैथ्स की फीलिंग आपको दिलवानी जरूरी है, इसलिए इस टॉपिक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, नाउ लेट अस मूव टू। हाँ सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? कसम से यार, तुम लोग एकदम बच्चों, ये क्या तुम लोगों ने ये सब काम साइंस में भी किया है क्या सैफ? सर अच्छा ठीक है। सर। मैंने आपसे क्या बोला था, मैं 5:30 बजे के बाद ये सब बातें करूंगा, जो भी टॉपिक हट के बातें करनी है, ठीक है? पहले पढ़ लेते हैं ना, देखो अभी टाइम होने वाला 4-5 मिनट बचा हुआ। चलो जल्दी से 2 सवाल और, ओके 2 क्वेश्चंस और, 2 क्वेश्चंस और। शुरू करते हैं कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई ऐसा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 30th टर्म, फाइंड द, मैंने डायरेक्ट पूछ लिया 30th टर्म, 30वां टर्म बताओ ऑफ द सीक्वेंस। कौन से सीक्वेंस का सर? बताता हूं, ऑफ द सीक्वेंस whose nth term, whose nth, देखो मैंने यहाँ पे nth वर्ड यूज किया है, nth टर्म, मैंने जनरल टर्म यूज नहीं किया, बिकॉज जनरल टर्म का दूसरा नाम क्या था भाइयों? जनरल टर्म को nth टर्म an या tn भी बोलते हैं। whose nth term is 3n minus, हर बार 5 क्या लिख रहे हैं सर आप? 3n minus 10 ले लेते। चलो 30वां टर्म मैंने डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है? 30वां टर्म पूछ लिया सर 20। बहुत शानदार, आसान है सर। आपको 30वां टर्म यानी A30 चाहिए, उसके लिए नवाब सर ने क्या बोला, अगर 20वां चाहिए तो 20 पटक दो इनकी जगह, तो यू हैव n as what, n as 30, आप 30 पटक दो यहाँ पे, तो 3 into 30 माइनस का 10, बहुत आसान लुल्लू पुच्चू वाला सवाल। 90 माइनस 10 आंसर इज 80। क्या बात है, इतना आसान सवाल। लेकिन सवाल मजेदार ये है, अगर आपने ये बता दिया तो मैं मानूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने सीक्वेंस समझा हुआ है तो ये बता पाओगे कि जनरल टर्म क्या है? फाइंड द जनरल टर्म, फाइंड द जनरल टर्म of following sequence, of following sequence। पहला एग्जांपल मैंने दिया 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, बिल्कुल सीक्वेंस है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक सवाल में हिंट किया था आपको, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। आज का अच्छा और तगड़ा सवाल। n+2। चैट सेक्शन में बात क्या करेंगे ना, हमेशा चैट सेक्शन में मेरे सवालों का जवाब चैट सेक्शन है ना, उसको जिससे बोला करो ना वो अपना माइक ऑन करके बोले, ठीक है? क्योंकि आप जब जवाब देते हैं ना बाकी लोगों का हौसला टूट जाता है। मैं देख भी रहा हूँ कि आप लोगों में से कौन सही जवाब दे रहा है। सालेहा आपको आंसर पे अपने फोकस करना चाहिए। सर इसमें दिक्कत हो रहा है ये जनरल टर्म निकालने में। मुझे पता है, इसलिए तो मैं सवाल करा रहा हूँ इसको, मुझे पता है कि यहाँ पे दिक्कत आएगी। पहली बात ये ऑड लिखा हुआ है, बोला हाँ सर ऑड वाला लिखा है। ऑड का फॉर्मूला मैंने दिया था 2n-1 और डिपेंड करता है 2n+1 पे भी। अब इसमें शिफ्टिंग करो सैफ, कहां से शुरुआत करना चाहिए? शिफ्टिंग करो जरा, सर यहां से बना दो, अच्छा रहेगा। सही है, चलो शुरुआत करते हैं। पहले वाले सवाल में आप जान रहे हो सर ऑड नंबर, लेकिन इस बार आपने शुरुआत 1 से नहीं की सर। तो अगर मान लीजिए 1 से शुरुआत, और सीक्वेंस के लिए n का हमेशा 1 पटकना एकदम जरूरी है। दिव्य नारायण ने बहुत शानदार जवाब दिया। अगर n 1 पटकेंगे तो यहाँ 1 से शुरू होता सर, ये नहीं चलेगा। तो हमने 2 और इसमें ऐड किया, जब 2 ऐड किया तो ये 3 से शुरू होता है। n को 1 पटकने पे ये 3 से शुरू होगा। अब बताओ ये 3 से भी शुरू नहीं हो रहा है, तो इसका जनरल टर्म क्या बनना चाहिए?
अभी आप तरीका सीख रहे हैं, अभी आप ऐसे ही वर्बल तरीका सीख रहे हैं। आपको मैं सिखाऊंगा तरीका, जब एपी पढ़ लोगे, जीपी पढ़ लोगे, एचपी पढ़ लोगे, तो आप है ना पकड़ोगे पहले पैटर्न कौन सा, सीक्वेंस कौन सा, उसके बाद बड़े आराम से जरूरी है क्या वन से ही स्टार्टिंग करें? नहीं जरूर, हाँ एन तो हमेशा वन पटकते हैं दोस्तों, एन हमेशा वन पटकते हैं, ठीक है। तो अब हमने एग्जैक्टली यहाँ पे दो आगे बढ़ जाए तो हमारी कहानी आसान है, दैट इज 2n+3। 2n+3 इज द फाइनल आंसर। और भरोसा नहीं है तो हम चेक करेंगे इस बात को, n को 1 पटका तो 5 मिल रहा है, n को 2 पटका तो 5 और 2 बढ़ गया आगे 7 मिल रहा है, फिर 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो इसका जनरल टर्म 2n+3 हो। ओके, रागिब ने जवाब दिया इसका, पता नहीं आप लोग कितना इससे सहमत होंगे। रागिब ने एक ऑप्शन दिया इसका, दैट इज 2n+2। मतलब अगर मैं सीक्वेंस दे दूं तो क्या आप उसका आंसर भी पता कर सकते हो? 4n into 2 एक हमको आया, 4n into 2। चलो 4n into 2 कहो या डायरेक्ट 8n कहो तो बात एक ही है। सर 8n+8 आया है। चलो 8n+8 आया है, और कुछ किसी का और आया हो? सर 18+1। लो 8n+1, एक और मैं दे दूं, नन ऑफ दीज भी दे देता हूं थोड़ा सा। अब आप ना यही है मजेदार पार्ट, पहला ट्रिक आप मेरे से सीखोगे आज, छोटा सा ट्रिक है। वैसे आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्रिक सेशन ज्वाइन किया होगा, ओनली कॉस्टिंग 30 रुपीज। सर आपको ट्रिक सेशन ज्वाइन करा था, पर स्कूल टाइम पे उसका टेस्ट हो गया था सर, उस कोई टाइम बात हम नहीं, स्कूल में गए। इसके बारे में बात करेंगे 5:30 के बाद। जरा इधर ध्यान देंगे बच्चों ना, आप इनको बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक, पहला ट्रिक जहां पे हम ऑप्शन को पटक के देख सकते हैं ये सही है कि नहीं। एन को मैंने 1 पटका, तो 1 पटकने पे क्या बन रहा है, 2+2 दैट इज 4। तो जिसने भी 2n+2 बोला है महागलत बोला है, क्योंकि पहला टर्म यहाँ पे 8 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आ रहा है। n को 1 पटका, सैफ के हिसाब से जवाब था, 1 पटका तो 8 मिला, 2 पटका तो 16 मिला, सैफ 3 पटका तो 24 मिला, ना कि 32 मिला। खत्म। तो खत्म। मतलब आप ये बात को जान रहे हैं, 9th में आपने हमसे ट्रिक सीखा हुआ, तो अगर हम ऑप्शंस के साथ देते तब भी आप इस बात को चेक कर सकते थे। दिस इज वन ऑफ माय फेमस ट्रिक, ये बहुत शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक को मैंने नाम दिया ऑब्जेक्टिव ट्रिक। आप ऑप्शन को पटक के देखो, और ये ट्रिक देखो, मैंने एपी में शुरुआत कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव ट्रिक, लेकिन एक को हर चैप्टर में लगाऊंगा, इसलिए मैं अपने ट्रिक सेशन में इसको सबसे आखिरी में सिखा रहा हूं, क्योंकि हर चैप्टर में जाके लगेगा ये ट्रिक। अब जिसने भी ये जवाब दिया उसको खुद से चेक करे, वो 1 पटका, 1 पटकते ही पहला टर्म 16, खास से खत्म ना भैया। एक्सक्यूज मी सर। और यहाँ पे 1 पटकने पे 8+1 दैट इज 9, खास से खत्म। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने जवाब दिया इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। हाँ बोलो दोस्त। सर मैंने लिखा था सर 2n+2, यानी तो सर एग्जैक्टली तुमने, अब मैं समझ में आया, तुमने ये लिखा था, तो तुमने जो एक्सप्रेस किया यहाँ पे वो क्या पढ़ा जाएगा, आपने लिखा ये चीज है ना, टाइपिंग गलत होगी सर। यहाँ ब्रैकेट लगा देते ना, इसका मतलब ये होता। यस सर वही। हाँ, अगर तुमने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब तो यही निकल के आता है। अब तुम सही हो बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज 2n+2। गौर से अगर आप लोग देखो, सीक्वेंस का जनरल टर्म बना सकते हो खुद से दोस्तों। कैसे बना सकते हो यार? अरे सर ये तो 2^3 लिखा है, और ये 2^4 लिखा है, और ये 2^5 लिखा है, और ये 2^6 लिखा है। यहीं से आइडिया मिल गया। चलो 2^1 से शुरू नहीं हो रहा, कहां शुरू हो रहा है, 3 से, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिखें, n की जगह 1 पटकेंगे तो 3 मिल जाएगा, n की जगह 2 पटकेंगे तो 4 मिल जाएगा, n की जगह 3 पटकेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर फॉर द सेकंड पोर्शन। तो अभी फिलहाल बस IQ है ना, मतलब IQ इन द सेंस मैं कहूंगा सर इसका एक यही मेथड है कि दिमाग पे जोर डाल के पूरा वर्बल आपको ये करना दिमाग पे पड़ेगा। जोर लगाना है सर, मैं ये कह रहा हूं, अभी दिमाग पे जोर लगाना है, लेकिन आगे इसके तरीके हैं सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालने का। पूरा 11th क्लास में एक पूरा एक्सरसाइज है यार जनरल टर्म निकालने का, लेकिन मैं आपको 10th में भी, जैसे दिस इज एन AP, अभी मैं AP जब पढ़ा दूंगा ना, तुम खुद से बोलोगे अरे सर सीक्वेंस निकालना है, जनरल फॉर्मूला निकालना है, ऐसे हो गया। दिस इज अ जीपी का निकालना है सीक्वेंस, जीपी हम जानते हैं सर, जीपी है, ऐसे निकाल देंगे। एंड दिस इज नॉट एन जीपी, नॉट एन AP। तो ये जनरल पैटर्न्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ये सबको समझ में आ रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर। देयरफॉर दिस इज n का स्क्वायर। इसका हल्का सा हिंट क्या मैंने यहां नीचे दिया है कि नहीं दिया, बताओ? दिया था जब मैंने आपको एग्जांपल्स करा रहा था।
So that was our question number 1 and that was our question number 2. तो आज के टर्म में हम लोगों ने सिर्फ यही सीखा, क्योंकि ओवरव्यू था, ओवरव्यू देने में और चैप्टर से मोहब्बत जगाने में थोड़ा टाइम लग गया। इसका ये मतलब नहीं है कि डीपीटी नहीं होगी, ठीक है, डीपीटी होगी, इतने में मैं डीपीटी बना सकता हूँ, ठीक है। बस आपने जितने लोगों ने इसको सीखा होगा बहुत अच्छे से, तो चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करते एक नया पैटर्न भी लेकर आया हूँ कि IEEE का इमीडिएट रिवीजन हम लोग ऐसे ही किया करेंगे। किसी दिन भी अगर ना हो तो बताना, ठीक है, जल्दी सा, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि हम लोगों ने देखा चैप्टर का ओवरव्यू, आप एसएस लेते रहना, मैं ओवरव्यू दूंगा, आप एसएस लेते रहना इस पे ना, जिसको भी एसएस लेना है, ठीक है। और हमने देखा कि सीक्वेंस चैप्टर का हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ने वाली है, चैप्टर को मैं किस सीक्वेंस में ले जाऊंगा। स्टिल वी हैवंट फिनिश्ड विद आवर सम बेसिक डेफिनेशंस। अगले टर्न पे इंशाल्लाह हम लोग व्हाट इज एन एपी तक में आ जाएंगे और इस सम बेसिक डेफिनेशंस को फिनिश कर लेंगे इंशाल्लाह। एक लेक्चर पूरा इस पे लगेगा, करीबन 10 से 12 सवाल मैं कराऊंगा क्लास में, और एक पूरी डीपीटी इस पे बेस्ड है। मजा आएगा इस पे ना, हर टॉपिक पे मजा आएगा तुम लोग यार, इंशाल्लाह मेरे तरफ से तो गारंटी है। मैथ्स को बोरिंग नहीं होने देंगे, बस अपने तरफ से सीरियस होके एकदम अटेंटिव होके पढ़ना है। उसके बाद फिर हमने आपको एक कहानी सुनाई गौस बाबा की, 10 साल का बच्चा आपके कैसे रोंगटे खड़ा कर देता है कि जब मैम के साथ 50-50 खेल जाता है। गौस बाबा के बारे में थोड़ा सा रेहान ने हमें हेल्प किया, और इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज एन सीक्वेंस। एपी को जानने से पहले आप सीक्वेंस का जानना जरूरी है। एग्जैक्टली यू, बिल्कुल पॉसिबल है, 1111 इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, एकदम सही हो, ठीक है। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डिफरेंट रूल। आपके सामने कुछ कुछ नंबर्स लिखा, और उसको जानने के लिए भाई एक सीक्वेंस है तो एटलीस्ट उसके पास एक पैटर्न चल रहा होगा। दूसरा, कम से कम 3 टर्म तो रखो ना सर, तो तब जाके आप उसका पैटर्न बता सकते हो। तो फिर मैंने आपको दिया पहला सवाल, जहां पे मैंने आपको ये सिखाया कि इसका जनरल टर्म आपको दे रखा हो तो आपको 3 टर्म निकालना हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, n1 पट को, 2 पट को, 3 पट को। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता था कोई। बचपन में बड़ा मजा आता था जब पॉलिनोमियल के सवाल हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला करते थे, x की जगह 1 2 3 वगैरह जो भी बोला जाए उसके हिसाब से। उसके बाद आता था 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एपी का 30th टर्म क्या है, तो n की जगह 30 पटक दो। और उसके बाद एक सबसे तगड़ा सवाल जो आपको यहाँ पे तंग किया कि ये जनरल टर्म इसका लिखने का, वो मैंने सिखाया। एक अच्छा सवाल आ रहा है लोगों की तरफ से, आप बताना मेरे को कि अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कोई पैटर्न दे दिया है 1 1 1 1, तो व्हाट विल बी इट्स जनरल टर्म? व्हाट विल बी इट्स जनरल टर्म? व्हाट विल बी इट्स जनरल टर्म? ऐसे एपी में पढ़ाता मैं, मेरे को अच्छा लगता है, आप लोग अभी से पूछ लिए। एग्जैक्टली, रागिब ने बहुत शानदार जवाब दिया सर, 1 के पावर n। एक तो 1 के पावर n, आप n की जगह 1 n की पावर 0, बहुत सही, n के पावर 0 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। एक और मैं देता हूं इसका जनरल टर्म, अगर आप बताएंगे 1 के पावर n, n के पावर 0। एक और मैं बताता हूं, ओनली 1 भी अगर लिख दिया प्लस 0 टाइम्स n, वीडियो ऑफ कर रहा हूं, 1 प्लस 0 टाइम्स n, ये भी इसका nth टर्म है, यानी ये भी इसका जनरल टर्म होगा। सैफ आपने पूछा था सर जनरल टर्म यूनिक होगा या डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, तो आंसर इसका ऑल ऑफ दीज। सर ऐसे कैसे, ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज ये एक ऐसा नंबर है, ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है ना दोस्तों, ये एपी भी है, ये जीपी भी है, ये एचपी भी है। जब एक ही नंबर एक से ज्यादा बार है तो उसको ना हम तरह तरह के जनरल टर्म से लिख सकते हैं, सही है। सर फर्स्ट वाला कैसे होगा ऑप्शन? फर्स्ट वाला यानी ये ऐसा होगा जब n को हम कुछ भी पटकेंगे, 0 टाइम्स n पटकेंगे दोस्तों, तो 0 टाइम्स n कुछ भी पटको, हमेशा ये क्या होता रहेगा? 0 रहेगा, हमेशा ये 0 होगा, यहाँ पे हमेशा 1 1 1 1 मिलता रहेगा। ओके Afif, on the next one we will see what is an AP, HP and what is GP, है ना। ये हम अगले टर्म का पार्ट रखते हैं, HP और GP क्या है, और बाकी की जो डिफिनेशन अभी बचे हुए हैं, टर्म्स किसे कहते हैं, सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीक्वेंस के खानदान से मिलेंगे कि सीक्वेंस के बाल बच्चे कितने हुए, तो वहां पे फिर अब आएगा एपी कहां से पैदा हुआ, व्हाट इज एन एपी, वहां पे छोड़ेंगे कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। तो होपफुली आपने इतने लेक्चर्स का वो ले लिया होगा। एक छोटा सा चॉकलेट सवाल है, इफ पता नहीं चॉकलेट सवाल चैट सेक्शन में जवाब आना चाहिए। चॉकलेट सवाल बेसिकली ये होता है कि आप ना अगर इन सब सवालों के जवाब दे पा रहे हैं तो आपकी आईक्यू अच्छी होती है, ठीक है, आपकी आईक्यू अच्छी होती है। चैट सेक्शन में जवाब देखते हैं, सबसे पहला जवाब किसका आता है? बिल्कुल पुराने बच्चे, नबीला ऑन द टॉप, शीश से उम्मीद नहीं थी, उदित ओके, अन्नान ने भी गलती किया, ये उम्मीद नहीं थी, अफजर ने भी गलती किया, ये उम्मीद नहीं थी,
अरसलान से उम्मीद थी क्योंकि गलती कर सकता है कि उसने ये सवाल देखा नहीं। आयशा ने गलती कर दिया, ओह माय गॉड, कैसे? द आंसर इज, अक्सर लोग बोलेंगे सर 3125 इसका आंसर है, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो आज का पहला चॉकलेट सवाल का द आंसर इज 1। द आंसर इज 1, बिकॉज अगर 1 5 के बराबर है तो 5 1 के बराबर होगा। ये सही मजाक वाला सवाल है, इसमें कोई नहीं है। द विनर इज मुनाफ, कोई मजाक वाला सवाल नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर 1 5 के बराबर है तो 5 1 के बराबर है। ओके, तो इतना ही रखते हैं, 1 मिनट रुक जाएंगे अपना। यूट्यूब वाले बच्चे, आप लोग इस तरह से डेमो 7-8 लेक्चर मैथ का मिल जाएगा इंशाल्लाह। उतने में अगर आपको ना फील आए कि नवाब सर से नहीं पढ़ना तो मत पढ़ना, बाकी जहां पढ़ने का दिल करे बिल्कुल पढ़ लेना आप लोग। तब तक मैं क्लास के बच्चों से कुछ बात करना चाहूंगा ना, तो लेट अस फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, है ना, अल्लाह हाफिज।